Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Today in this lecture we will discuss about financial management. So let's discuss about introduction to financial management. What is financial management? First point, introduction of financial management. Now आपने सुना तो होगा मनी, फिनांस, कैपिटल, फंड, अमाउंट, रुपीज, वॉट आप जो कुछ भी कहो, कंपनी के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर कर रहा है तो वो है कंपनी के पास फंड, या तो फिर कंपनी के पास पैसा, मनी, कैपिटल, या तो आप कह सकते हैं कंपनी के पास प्रॉपर फिनेंस होना चाहिए। अब फिनेंस मतलब तो आप समझ गए कि मनी, ठीक है। अब व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट? आज अगर मैं मेरी खुद की अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो अगर मैं पैसों को इस तरह से मैनेज कर रहा हूं कि मेरा पूरा का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल भी है, मैं फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे अर्निंग करना है, उसका प्लानिंग भी है, मैं उसको डायरेक्टिंग भी कर रहा हूं, मेरा का कितना अमाउंट मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, कितना मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, कितनी लिक्विडिटी अमाउंट है, कितनी फिक्स अमाउंट है, मैं उसको डायरेक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं मेरे पैसों को मैनेज कर रहा हूँ। इट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ देखते हैं क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास स्किल तो बहुत सारी है, उसके पास दिमाग है, टैलेंट है, एक्सेलेंट स्किल्स है उसके पास, लेकिन मनी जनरेट करने का उसके पास आर्ट नहीं है, मनी क्रिएट करने का आर्ट नहीं है, हाउ टू सेव मनी। कुछ लोग होते हैं जिसका नाम कंपनी में बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा नाम होता है, कंपनी में जाओ या इंस्टीट्यूट में जाओ वो बहुत अच्छी अमाउंट कमा लेते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख उसकी अर्निंग होती है, लेकिन उसके पास प्रॉपर फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रहता। तो वो पैसों को किस तरह से डेवलप करवाना या तो फिर डबल करना, ग्रोथ करना, उसके बारे में उसके पास नॉलेज नहीं रहता, तो वो कभी भी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग 1-1.5 लाख कमा तो लेते हैं, लेकिन सामने खुद का खर्चा इतना कर लेते हैं, एक्सपेंस इतना कर लेते हैं कि उसकी जो जितनी भी इनकम है उससे ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है, जितना सेविंग होना चाहिए उससे ज्यादा वो खर्चे कर लेते हैं। ज्यादातर लोग एक जो बहुत जो फिनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो क्या बोलते हैं हमको कि आपको क्या करना है, आपकी जो सैलरी है उसके मिनिमम 10 to 15% आपको सेव करना है फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए। लेकिन ये बात इंडिया में अभी भी कोई नहीं समझ रहा है। सो ये वो भी बात हुई, पर्सनल फिनेंस की बात हुई। अगर कंपनी के लिए बात करें तो अगर कंपनी के पास फिनेंस वर्ड नहीं है, फिनेंस नाम की कोई चीज कंपनी के पास नहीं है, तो भूल जाओ कि वो कंपनी अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रही है। बिना फिनेंस के कोई कंपनी का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। सो without finance or financial management, we can't imagine any company or any organization. So let's discuss about introduction of financial management. Business concern need finance to meet their requirement in the economic world. Any kind of business activity depends on the finance. यहाँ पर आपको साफ साफ कहा हुआ है कि फिनेंस, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी हो, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। Hence, it is called as lifeblood of business organization. Most IMP sentence, it is called as lifeblood of business organization. जैसे इंसान के अगर शरीर में खून नहीं है, ब्लड नहीं है, तो इंसान का जीना नामुमकिन है। लाइक दैट, अगर बिजनेस के पास फिनेंस नहीं है, बिजनेस में अगर फिनेंस नहीं है तो बिजनेस का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। Whether the business concern are big or small, they need finance to fulfill their business activities. चाहे बिजनेस कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, बिजनेस को फिनेंस की जरूरत थी, है और रहेगी। Modern world,
All the activities are concerned with the economic activities and very particular to earning profit through any venture or activities. The entire business activities are directly related with making profit. According to the economics concept of factor of production, rent given to the landlord, wage given to the laborers, interest given to the capital and profit given to the shareholders or proprietors. A business concern need finance to meet all the requirements. यहाँ पर आपको साफ साफ कहा हुआ है कि जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज के टाइम में या कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है वो पर्टिकुलरली किस चीज को फोकस करके की जाती है। तो ऑब्वियसली है अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं या मुझे कोई और सिखा रहा है, कोई कंपनी किसी को कुछ अच्छी चीज मार्केट में प्रोवाइड कर रही है तो वो सिर्फ हमारी सेवा नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, खुद उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट अर्न करके आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, चाहे वो कंपनी हो या कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो। मान लो मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो मैं कंपनी को अच्छा काम दे करके कंपनी के पास में पैसे कमाऊंगा, कंपनी के पास से मैं पैसे लूंगा, सैलरी लूंगा, ठीक है। अब कोई मशीन है, मशीन जो है वो जिसने बनाया है वो कंपनी मशीन बेचेगी दूसरी कंपनी को और वो मशीन चला के जो दूसरी कंपनी है वो पैसे अर्न करेगी और वो कंपनी ये मशीन के पैसे जिस कंपनी को, ए कंपनी को देगी, पहली कंपनी को जिसने मशीन बनाया हुआ है, उसने मशीन प्रोवाइड करके पैसे कमाए। तो बात यहाँ पर क्या हुई कि अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे कोई लेबरिंग हो, चाहे कोई किसी को मैं अगर रेंट पे अगर कोई शॉप दी हुई हो या तो फिर स्टोरेज के लिए अगर कुछ मैंने गोडाउन रेंट पे दिया हुआ हो या कोई कंपनी चलाने के लिए कोई कंपनी मैंने रेंट पे दी हुई हो या कोई मैनेजर हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो क्या है, उसके पीछे मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कि जो कोई आपको रेंट किसी को देना हुआ है, प्रोडक्शन फैक्टर्स है, या तो फिर आपको जो प्रॉफिट अर्न करना है या तो फिर प्रॉफिट जो अर्न किया हुआ है वो शेयर होल्डर्स को या तो फिर प्रोप्राइटर्स को उसका हिस्सा देना है। जो कुछ भी करना है वो जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, जो बिजनेस के कंसर्न है, उसको क्या चाहिए, इट नीड्स फिनेंस टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। उसको क्या चाहिए सर, हर चीज, हर रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए उसको पैसा चाहिए। आज मान लो कि मैंने सोच लिया कि भाई मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। अब मैंने मेरा बिजनेस एक्सपांड करने के लिए मैंने मार्केटिंग के लिए मैंने 4 बंदे लगा दिए, एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए मैंने 10 बंदे लगा दिए, मैंने मशीनरी डाल दी, मशीनरी के लिए मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे ये मशीनरी डालनी है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पर ये जगह लेनी है, वो जगह लेनी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला मेरे पास उतना तो फंड है ही नहीं, उतना मेरे पास फिनेंस तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वो पॉसिबल है मेरे लिए, नथिंग, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। अब वो सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेना है, पहले मेरे पास फिनेंस कितना है, मेरे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास मनी कितना है अवेलेबल, वो फाइंड आउट करूंगा। या तो फिर मान लो मुझे रिक्वायरमेंट 10 लाख की है, मेरे पास 5 लाख मनी पड़ा हुआ है, वो मेरा इंटरनल सोर्स हुआ, तो एक्सटर्नली मुझे कहाँ से पैसा मिल सकता है वो सोचूंगा। तो बात क्या है यहाँ पर कि मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है और कितना मैं मार्केट से ले सकता हूँ पैसा, वो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं आगे का प्लानिंग करूंगा। अब मान लो मुझे ग्रोथ तो करना है, लेकिन मुझे जितना ग्रोथ करना है उसके 50% अमाउंट ही मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं 50% जितना ही ग्रोथ करूंगा। मान लो अभी मेरे पास 100% वर्क चल रहा है, मैं 200% तक पहुंचना चाहता हूँ, 200% तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा सिर्फ 50% इंक्रीमेंट का ही है, तो मैं आधा पैसा ही है मेरे पास, तो वो मैं आधे पैसे से मैं क्या करूंगा, 150% तक ही मैं ग्रोथ करूंगा। तो मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, फिनेंस, मुझे मनी चाहिए, पैसा चाहिए, और सबसे पहले मैं पैसे के बारे में सोचूंगा। सेम उसी तरह कंपनी क्या करेगी, पैसे के बारे में पहले सोचेगी, फिनेंस के बारे में पहले सोचेगी। अगर आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट सही से अगर आपको समझना है तो आप मान लो कि आप एज्यूम कर लो कि आपकी खुद की एक कंपनी है, इमेजिनरी कंपनी, आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छी लगे उसकी खुद की आपकी एक कंपनी है और आपको
वो कंपनी के लिए आपको फिनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, आप वो सोच के आपको एज्यूम करते करते आपको चैप्टर समझना है। सो यहाँ पर हमको क्लियरली क्या कह दिया, फिनेंस में बी कॉल्ड एज कैपिटल, finance may be called as investment, finance may be called as fund, etc. But each term is having different meanings and unique characters. कहीं पे फिनेंस आपको जो पैसा है वो आपको कहीं पर कैपिटल एज अ कैपिटल के नाम पे जाना जाता है, कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जाना जाता है, कहीं पे वो फंड के नाम पे जाना जाता है। मान लो एक ही कंपनी है, कंपनी ए है, उसके पास कुछ फंड पड़ा हुआ है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर वो उसको फंड बोल रहे हैं। वही कंपनी ने जो फिक्स असेट और जो करंट असेट्स रखी है उसके लिए वो क्या बोलेगा, कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल बोलेगा। तो कंपनी वही है, लेकिन एक जो पैसे का जो डिपार्टमेंट है उसको उसने बोल दिया फंड, जो फ्यूचर के लिए उसने रखा हुआ है इकट्ठा करके। एक जो है उसके पास ऑलरेडी जो भी कंपनी में चलाने के लिए जो वर्क कर रहा है वो वर्किंग कैपिटल, उसमें जो उसके पास जो फंड पड़ा हुआ है वो वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, वो फंड नहीं बोलेगा, वो वहां पर वर्किंग कैपिटल बोलेगा। और जो उसके पास फिक्स कैपिटल पड़ा हुआ है वहां पर वो फिक्स फंड नहीं बोलेगा, वो उसको फिक्स कैपिटल बोलेगा। और वही कंपनी का जो मैनेजर है वो उसने दूसरी कहीं जगह पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो वहां पर वो अमाउंट जहाँ जितना क्या है वो बोलेगा मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट उस जगह पर इतना किया हुआ है। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरी कंपनी का फंड उस कंपनी में इतना है, नहीं, वो ऐसे बोलेगा कि मेरी कंपनी का फंड उस जगह पर, मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट उस जगह पर इतना है। टर्म सब जगह पर वही है, बात तो हर जगह पर पैसों की ही है, कंपनी भी एक ही है, लेकिन हर जगह पर उसके नाम बदल रहे हैं। तो सिर्फ नाम नहीं बदल रहे हैं, उसका वहां पर मीनिंग भी बदल रहा है। फंड जो है वो अभी उसके पास इंस्टेंट उसके पास निकल सकता है, कैपिटल जो है वो उसके पास अभी रनिंग में चल रहा है, वो फंड जो है उसको यूज नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास निकल सकता है। कैपिटल जो है उसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो उसके पास अभी भी हाजिर में है। फिक्स कैपिटल है वो उसको जो असेट्स है उसको बेचकर उसको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट है तो वहां से उसको जो पैसा है उसको छुड़ाना पड़ेगा। उसके हर जगह पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका मेन एम क्या है, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कहो या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहो, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी का मेन एम क्या है, प्रॉफिट। चाहे वो फंड अपने पास रख रहा है, चाहे वो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सॉरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो कैपिटल इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कुछ भी हो, उसका मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना। तो फिनेंस का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इजी है, आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने फिनेंस का इंपॉर्टेंस और फिनेंस का बिजनेस से क्या लेना देना है वो तो हम लोगों ने समझ लिया। फिनेंस में बी डिफाइंड एज एन द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। इट इंक्लूड्स financial services and financial instruments. Finance also is referred as the provisions of money at the time when it is needed. Finance function is the procurement of funds and their effective utilization in business concern. यहाँ पर हमको क्या कहा है, पहली लाइन आप ध्यान से अगर देखोगे तो वो हमको क्या कह रहा है, फिनेंस में भी डिफाइन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप इतने भी टैलेंटेड हो, चाहे कितने भी आप टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप फिनेंस आपका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते, अगर आपका आपको मनी को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, तो आपके पास वो अगर आर्ट एंड साइंस, अगर आपके पास वो आर्ट नहीं है तो आपकी इंटेलिजेंस ही जो है वो कुछ काम की नहीं है। आदमी चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन अगर वो आदमी, अगर वो कंपनी उसके जो मनी है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, तो वो कंपनी का ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब कहा, हमको क्या कहा है आगे, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रू उसमें जो आर्ट एंड साइंस है उसमें क्या क्या इंक्लूड, जो मनी को मैनेज करना है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, it includes financial services and financial instruments. Finance is also referred as the provision of money at the time when it is needed. यहाँ पर क्या है, फिनेंस एक इस तरह से भी हम रिफर कर सकते हैं इसको कि एक प्रोविजन ऑफ मनी है, वो एक मनी का एक एक्स्ट्रा जो मतलब रिजर्व मनी है, जो हमें कब काम आता है, जब जब हमें जरूरत हो तब हमको वो चीज काम आ सकती है।
Finance function is the procurement of funds and their effective utilization in business concern. और finance के जो function है वो क्या है? फंड को कलेक्ट करना, प्रोक्यूर करना एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस कंसर्न, और उसको उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना बिजनेस फंक्शन के अंदर। जो अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करेगा? फिनेंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा बिजनेस के अंदर, ताकि उसका पैसा ज्यादातर पैसा उसका वेस्ट में पड़ा भी ना रहे, ज्यादातर पैसा उसका बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट भी ना होता हो, ज्यादातर पैसा उसका एक्सपेंसेस में भी ना जाता हो। हर तरह से मेंटेनेंस पूरा, हर डायमेंशन से वो मेंटेन होना चाहिए, हर तरह से वो प्रिसीजन होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। जो पैसा है उसका, जो फिनेंस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो ही फिनेंस प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और उसको ही हम बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर कह सकते हैं। आगे क्या कहा है हमको? The concept of finance include capital, fund, money and amount, but each word is having unique meaning. Study and understanding the concept of finance become an important part of the business concern. अब साफ साफ कहा हुआ है कि फिनेंस में कैपिटल, फंड, मनी और अमाउंट सब कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन हर चीज का मीनिंग यूनिक है, हर चीज का एक खुद का एक अलग एक एंटिटी है, खुद की एक यूनिक एंटिटी है। और वो चीज को समझना, उसको सही से पढ़ना, उसको सही से स्टडी करना, द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनेंस, उस जो फिनेंस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको समझना, वो क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस कंसर्न का। बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सही से आप अपने अमाउंट, जो आप आपके पास जितना भी यूनिक वे में जो फिनेंस है, आपके पास यूनिक वे में जो उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप, उसका आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आपको पास कितना, किस चीज का कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, कंपनी को वो पता होना चाहिए। कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस के अंदर जो उसका जो फंड कहाँ कहाँ पर यूज हुआ, फिनेंस कहाँ कहाँ पर यूज किया हुआ है, और उस किस तरह से उसको इंक्लूड किया हुआ है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वो और उसका हर एक जगह पर उसका मीनिंग क्या है, और उसका उसको समझना उसको जरूरी है। वो चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनेंशियल मैनेजर के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फिनेंस। सिर्फ फिनेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, खान एंड जेन ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। फिनेंस इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। वो क्या है? पैसों को मैनेज करने का एक अच्छा आर्ट एंड साइंस है। बहुत सही कहा है उन्होंने। दूसरी डेफिनेशन क्या है? बिजनेस फिनेंस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फिनेंस। अब फिनेंस तो आपने समझा, लेकिन बिजनेस फिनेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू व्हीलर, business finance is the business activity which concern with the acquisition and conversion of capital fund in meeting financial needs and overall objective of business enterprises. यहाँ पर हमको क्या डिफाइन किया हुआ है बिजनेस फिनेंस को? कि एक वो बिजनेस की एक ऐसी एक्टिविटी है, वो क्या कंसर्न करती है? विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ कैपिटल फंड, और एक्विजिशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ फिनेंस इन मीटिंग फिनेंशियल नीड। जब हमको फिनेंशियल पैसों की जरूरत होती है उस टाइम पर हमको फंड को इक्विजिशन करना और कन्वर्जेशन करना कैपिटल फंड का, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, और उसका यूटिलाइज करना जब बिजनेस के प्रॉपर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस एंटरप्राइज के जो है उसके अंदर वो फिनेंस को प्रॉपर यूटिलाइज करना। तो वो भी, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है बिजनेस फिनेंस की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिनेंस क्या है वो समझेंगे, फिर क्या बिजनेस फिनेंस क्या है वो हमने समझा। अब हम समझेंगे व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ definition of financial management. Financial management is an integral part of overall management. It is concerned with the duties of the financial manager in the business firms. बहुत सबसे easiest definition क्या है? बिजनेस जो ओवरऑल मैनेजमेंट है बिजनेस का, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है जो कभी भी बिजनेस से अलग नहीं हो सकता, वो मैनेजमेंट से कभी भी अलग नहीं हो सकता। आपको अगर आपके एम्प्लॉय को मैनेज करना है तो आपको फिनेंस की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी,
क्योंकि एम्प्लॉय बिना सैलरी को रहेंगे नहीं। अगर आपको आपकी मार्केट को बैलेंस करके रखना है, मैनेज करके रखना है, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लगेगा। अगर आपको आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी है, तो उसके लिए आपको डीजल, जो पेट्रोलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए आपको फिनेंस चाहिए। तो विदाउट फिनेंस बिजनेस इज इम्पॉसिबल। डेफिनेशन दी हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल्स टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वही भी बहुत इजी डेफिनेशन है। एंड वेस्ट वेस्टर्न एंड ब्रिगम ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल्स। ये क्या है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एक मोटिव है, एक ऐसा एरा है कि जो इंडिविजुअल्स के मोटिव्स को भी हार्मोनाइज करता है और एंटरप्राइज के गोल को भी हार्मोनाइजिंग करता है। ठीक है, आज कंपनी का भी जो गोल है उसमें भी फाइनेंशियल डिसीजन रिक्वायरमेंट है, बराबर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नीडेड है। और इंडिविजुअल पर्सन का गोल जो है उसमें भी फाइनेंशियल डिसीजन रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमने देखी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम देखेंगे एक छोटा सा केस स्टडी जो आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको समझा देगा कि कंपनी को किस तरह से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंपनी किस तरह से फाइनेंस के बारे में सोचती है। केस स्टडी ये है, सोमनाथ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन। In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager Dalmia estimated that the amount of funds required and the timing. This will help the company in linking the investment and the financing decision on a continuous basis. Dalmia therefore began with the preparation of a sales forecast for the next 4 years. Then he also collected the relevant data about the profit estimate in the coming years. By doing this, he wanted to be sure about availability of funds from the internal sources of business. For the remaining funds, he is trying to find out alternative source from outside. ये जो केस स्टडी है वो सीबीएसई में दिल्ली सीबीएसई बोर्ड में 2017 में पूछा गया केस स्टडी है। यहाँ पर आप अगर देखो तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो जनरली गुजरात में या तो जनरली कह सकते हैं सौराष्ट्र में सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बस खत्म। लेकिन एक्चुअल में जो बिजनेस स्टडीज है वो रियल केस स्टडीज की तरह उसको सोल्व करना चाहिए और उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। तब ही पता चलता है कि एक्चुअल में हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना प्रैक्टिकली हमने समझा है। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। हमको यहाँ पर कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है उसके बारे में हमको सोचा है, आइडेंटिफाई करना है। Also state the objective of to be achieved by the use of financial concepts so identified. जो हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर अगर इसने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहता है वो फाइनेंशियल डिसीजन के हिसाब से। तो आप अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि कंपनी जो है, जो गारमेंट की कंपनी है, एक्सपोर्ट कर रही है गारमेंट का, सोमनाथ लिमिटेड, वो कंपनी के पास अच्छी तरह से उसका जो कंपनी के जो परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चलते वो डिसाइड कर रहा है कि उसकी मशीनरी वो अपग्रेड करना चाहता है और उसके लिए उसके फाइनेंशियल मैनेजर जो है डेलमिया, उसने क्या एस्टिमेट किया हुआ है, द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग। उसको फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एस्टिमेट निकालना है कि उसको कितना फंड रिक्वायरमेंट है और उसका कितने टाइम में वो फंड कलेक्ट करेगा और कितने टाइम तक वो फंड को यूटिलाइज करेगा वो। ठीक है, वो उससे क्या होगा, उसको दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस।
और वो कंपनी को क्या बेनिफिट करेगा, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट और कंपनी का जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो कंटिन्यूस बेसिस पर किस तरह से चल रहे हैं, वो दोनों को लिंक करेगा। ठीक है, वो कंपनी के लिए ये चीज हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। फिर डेलमिया therefore began with the preparation of a sales forecast for the next 4 year। अब वो क्या करेगा, अब अगले 4 साल का सेल्स फोरकास्ट भी करेगा। अब ऐसे ही तो कोई मशीनरी नहीं डालेगा, वो सोचेगा भाई मशीन डालने के बाद मेरा सेल्स फोरकास्टिंग मतलब मेरा सेल्स कितना बढ़ेगा, वो तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी होगी वो फोरकास्ट करेगी। आगे क्या कहा है हमको, then he also collected the relevant data about the profit estimate in the coming years। अब वो सेल्स के हिसाब से और वो जो मशीनरी नई एडॉप्ट करेगा उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना होगा, एस्टिमेट प्रॉफिट कितना होगा, मतलब वो पूरा का पूरा प्लानिंग कर रहा है वो सब अगले 4 साल का। By doing this, he wanted to be sure about the availability of the fund from the internal sources of business। अब उसके पास अब वो सोचने के लिए उसको पता चलेगा कि भाई मुझे कितना रुपए चाहिएगा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब उसके ऊपर से वो श्योर हो जाएगा कि भाई अब कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए, और उसके हिसाब से उसको पता चलेगा कि कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। फिर वो इंटरनल सोर्स से उसको उसके पास कितना फंड मिल रहा है वो आइडेंटिफाई करेगा, और जो रिमेनिंग फंड है वो उसको कहां से मिलेगा, आउटसोर्सिंग कहां से करेगा, ठीक है, उसके बारे में वो अल्टरनेट सोर्स उसको फ्रॉम आउटसाइड उसको कहां से मिलेगा उसके बारे में वो डिसाइड करेगा, वो प्लान करेगा। तो ये जितना भी आपने पैराग्राफ कहा वो क्या दिखा रहा है आपको, अभी तक उसने मशीनरी ली नहीं है लेकिन उसके बारे में सोच रहा है, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है, एक एस्टिमेशन निकाल रहा है, एक प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पर फिनेंस का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, फिनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द, ये यहाँ पर फिनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जो डिस्कस किया हुआ है वो चीज क्या है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो डिस्कस किया हुआ है वो फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब ये फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचने का जो वो सोच रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहा है, तो उसके दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पास, कि उसको जो कितना पैसा रिक्वायरमेंट है और कितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरा उसके पास क्या है, उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको फ्यूचर का प्रिडिक्शन निकलना है कि वो उस अमाउंट से कितना मतलब के प्रॉफिट अर्न कर सकता है, एस्टिमेट प्रॉफिट कितना होगा और उसका एस्टिमेट सेल्स कितना होगा और उसका एस्टिमेट कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, वो एस्टिमेट निकाल सकता है। और लास्ट और थर्ड चीज, उसके पास इंटरनल फंड कितना है और उसको कंपनी के पास उसका फंड कितना पड़ा हुआ है और फंड का वो कितना प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाएगा फ्यूचर में। आज उसके पास कंपनी के पास 5 लाख पड़ा हुआ है तो उसको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो वो 5 लाख उस पर डाल रहा है और 5 लाख मान लो आउटसोर्सिंग कर रहा है, बाहर से आउटसोर्स से फाइनेंस कलेक्ट कर रहा है। तो वो जो इंटरनल फाइनेंस था वो और बाहर से जो अमाउंट आई वो उसका वो कितना अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता है वो उसको पता चलेगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, 3 चीजों का मेन ऑब्जेक्टिव है इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का। फ्यूचर में उसका जो उसके पास फंड कितना चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए और कितना फंड उसको रिक्वायर्ड है। दूसरी बात उसको क्या थी, उसका फ्यूचर में प्रॉफिट एस्टिमेट कितना है और उसको कितनी कॉस्ट लगेगी वो। और थर्ड ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, उसके पास कितना फंड पड़ा हुआ है और उसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज कहाँ पर और कैसे करना। तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर फिनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। तो ये केस स्टडी का आप समझोगे तो आपको पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से फिनेंस को मैनेज करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पर आपने फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन और मीनिंग एंड डेफिनेशन और एक फिनेंशियल मैनेजमेंट का केस स्टडी आपने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप एंड नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।